आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? एक चैप्टर करा है अभी आपने, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी पर ध्यान दे रहे हैं, एक एक लाइन देख रहे हैं, तो बहुत इजी है बायो बहुत इजी है नीट के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको पता चल रहा है कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, कौन सी लाइन से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है। आपको उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिसने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, सारे लेक्चर आप एक साथ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी तक हमने क्या देखा कि सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है और वो कैसे कैसे होती हैं। अभी हम देखेंगे कि ग्रोथ हो कैसे रही है। एक छोटा सा सेल ह्यूमन फॉर्म हो रहा है, एक छोटे से सेल से, एक छोटे से सेल से प्लांट फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है बीच में, ये सब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। लास्ट में आपको दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता के जाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप नीट में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस हैं। कल का लेक्चर, पुराना कोई लेक्चर आपको समझ नहीं आया है, उसमें कोई दिक्कत आई है, आप मुझे बता के जा सकते हैं। अभी हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, हम अपनी रेस शुरू करेंगे, क्योंकि मेहनत है तो एम्स है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें एम्स डेफिनेटली मिलेगा। वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्फ। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर का नाम ही क्या है? सेल साइकिल एंड डिवीजन। मतलब इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे? पूरी सेल की, जो उसके बचपन से लेके बड़े होने तक का जो फेज है, उसमें क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, हम उन इवेंट्स की बात करेंगे। सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड कर कैसे रहा है, उसमें क्या क्या डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, इवन द लार्जेस्ट, मतलब हम, स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। पिछले चैप्टर को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, तो मैंने उस सिंगल सेल का नाम बताया था। कोई बता सकता है उस सिंगल सेल का नाम क्या था? उस सिंगल सेल का नाम था जाइगोट। क्या था? जाइगोट। हम एक जाइगोट से बने हैं। जाइगोट में डिवीजन होता 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 आप आज एक ह्यूमन बने हो। जाइगोट डिवाइड्स, क्या बनेगा? ह्यूमन। You may wonder how a single cell then goes to form such large organism. Growth and reproduction. Growth and reproduction are characteristics of cell. सेल में अगर ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, तो कैसे काम करेगा वो? क्या वो सेल बन पाएगा? नहीं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। अब दो सेल हैं, हमने पढ़ा था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम ही चीज होती है, क्योंकि एक ही सेल है। मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम ह्यूमंस हैं, हमें कह सकते हैं रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक जैसी है? नहीं, सेम नहीं है। ग्रोथ भी हो रही है हमारी, रिप्रोडक्शन भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एक कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी एक ही कर रहा है। ग्रोथ कुछ और सेल्स कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कुछ और सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर के केस में ये सिनोनिमस है। कैसे हैं ये? सिनोनिमस। synonymous. All cell reproduce by dividing into two.
मतलब ये सेल है, ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, फिर ये एक सेल बनेगा तो ये 2 डॉटर सेल में, ये एक सेल बनेगा तो ये एक डॉटर सेल में, ठीक है। With each parental cell giving rise to 2 daughter cell, they each time they divide. These newly formed daughter cell can themselves grow and divide. अभी मैंने बताया ये डॉटर सेल थे, फिर ये डॉटर सेल से और डॉटर सेल बना रहे हैं, giving rise to a new cell population that is formed by growth and division of single parent cell and its progeny. In other words, cycle of growth and division allows single cell to form a structure of millions of cells. मतलब कि सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन से ही एक सिंगल सेल आपके बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाता है। ये पैराग्राफ क्लियर हुआ? इसमें कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बताया है। यहाँ उसने पूछा है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से इतना बड़ा इंसान, जानवर सब बन रहा है। यहाँ उसने बताया है कैसे ग्रोथ और डिवीजन की साइकिल जो चलती हैं उससे हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करा, वो सेल जो है वो डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ठीक है। चलो, इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो सेल डिवीजन है वो क्यों हो रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है हमारा सेल ग्रोथ के लिए, ठीक है, और दूसरी चीज रिप्रोडक्शन के लिए। सेल डिवाइड नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। डिवीजन हमने देख लिया क्यों कर रहा है। अगला आते हैं हम सेल साइकिल पर। सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कल का देखते हैं और थोड़ा सा कुछ नया ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। कल हमने एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था जिसको हम क्या कह रहे थे, क्रोमेटिड। क्या बोल रहे थे, क्रोमेटिड, ठीक है। इस क्रोमेटिड में रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है इस क्रोमेटिड में? आपकी होती है रेप्लिकेशन। जब क्रोमेटिड में रेप्लिकेशन होती है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। कितना? 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इस वाले में आपके पास कितने सेंट्रोमियर हैं? कितने सेंट्रोमियर है? 1 सेंट्रोमियर। कितने काइनेटोकोर हैं? आपके पास 2 काइनेटोकोर। जब 1 सेंट्रोमियर है, 2 काइनेटोकोर हैं, 2 क्रोमेटिड्स हैं, तो क्रोमोसोम कितना है? ये सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। अब अगर इसको रेप्लिकेट करना, अगर इसको डुप्लीकेट करना है या इसको ट्रांसफॉर्म होना है तो इसके साथ कुछ और भी चाहिए। हमने यहाँ पे एक और क्रोमेटिड ऐड कर दिया, एक और सेम क्रोमेटिड ऐड करा, तो इसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों? क्योंकि 2 क्रोमेटिड हो गए हैं। जब 2 क्रोमेटिड हैं तो मैंने बताया था 2 क्रोमेटिड एक सिंगल क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये कौन से हो गए? सेम है दोनों क्रोमेटिड। कौन से हो गए? ये होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए तो यहाँ पे भी वो वाला भी बनाएगा, ठीक है। ये एक और सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। ये वाला और ये वाला पार्ट आपका रेप्लिकेट करेगा, ज्वाइन करेगा। ये दोनों आपस में, ये दोनों तो चलो सेम है, ये दोनों आपस में बहने हैं नहीं। ये कैसी हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सी हुई है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ पे डीएनए कंटेंट 2C, यहाँ पे 2 आ गए, डबल कर दो, कितना हो गया? 4C। समझ आई बात? जब एक क्रोमेटिड था तो आपके पास एक क्रोमोसोम बन रहा था। इतनी चीज समझ आई आपको? चलो देखते हैं फिर। Cell division is very important process in all living organisms. During the division of cell, DNA replication and cell growth take place. मतलब कि जब डिवीजन हो रहा है तो क्या रेप्लिकेशन हो रहा है? डीएनए का। अभी देखा हमने 2C से क्या बन गया? 4C। और क्या हुआ उसमें? सेल ग्रोथ। क्या हुआ? सेल ग्रोथ हुई, ठीक है।
All these processes, cell division, DNA replication, cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell. इसका मतलब क्या है कि अगर मानो कि आपका पहले डेवलप हो गए हेयर्स, ठीक है, हेयर्स डेवलप हो गए, कोई बात नहीं, कोई ऑर्गन नहीं बना है, सिर्फ बाल बाल आए, 10 साल 20 साल बाद सोचेंगे कि चलो एक ऑर्गन बना देते हैं, फिर उसके 25 साल बाद सोचेंगे कि चलो अब टांगे बना देते हैं। इंसान सही तरीके से अगर पार्ट पार्ट में नहीं पड़ेगा, अगर इंसान सही तरीके से पार्ट पार्ट में नहीं बनेगा, एक कोऑर्डिनेटेड वे में अगर एक ऑर्गेनिज्म का सेल डिवाइड नहीं करेगा तो कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये एक एग्जांपल से समझो। अगर आपको डायरेक्ट बिठा दिया जाए 12th में, LKG UKG फर्स्ट सेकेंड ना करवाई जाए, तो क्या आपको पढ़ना आएगा? आप एक चीज पढ़ पाएंगे, उसे कवर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका बेसिक ही नहीं है, आपके पास ABCA इसकी नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलना पड़ता है ग्रोथ के लिए, चीज़ों को जानने के लिए। चीज़ें होंगी तब जब आप एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलेंगे। यही यहाँ इसने बताया है। अब इसमें इसने 3 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल क्या मतलब है? एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। एक सेल से जब 2 डॉटर सेल बनते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल रेप्लिकेशन, सेल रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करना मतलब खुद को दोबारा से वही चीज फॉर्म करना। जैसे DNA रेप्लिकेशन, इसमें C इज द अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट। किसी सेल में कितना DNA कंटेंट है वो C से पता चलता है। C इज द अमाउंट ऑफ DNA कंटेंट। जब DNA 2C हो मतलब DNA रेप्लिकेशन हो गया है, DNA रेप्लिकेशन हो गया है, डबल हो गया है DNA। कहाँ होता है और ये डबल? जब साइटोप्लाज्म में तो इधर उधर नहीं हो पाएगा ना, तो कहाँ डबल होता है DNA? न्यूक्लियस में, इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर DNA रेप्लिकेशन होता है। चलो, तीसरा क्या है? सेल ग्रोथ। मतलब सेल ग्रोथ यूनिसेलुलर से क्या बनेगा? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर से क्या फॉर्म होगा डिवीजन के बाद? आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर से क्या बन रहा है आपका? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये मल्टीसेलुलर बन कैसे रहा है? इसमें प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ये क्या है आपका? ये बढ़ रहा है। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट मैंने बताया था, ये सेल है, इसके अंदर ये सारा क्या है? प्रोटोप्लाज्म। जब ये बढ़ेगा, ये डिवाइड करेगा, इसमें ग्रोथ होगी तो आपकी सेल ओवरऑल ग्रोथ करेगी। और इसमें क्या बढ़ रहा है? DNA तो सिर्फ न्यूक्लियस में बढ़ रहा है। पूरे प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में क्या बढ़ रहा है आपका? RNA एंड प्रोटीन। RNA एंड प्रोटीन बढ़ रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, इसलिए आपकी सेल ग्रोथ हो रही है। यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर जा रहा है सेल। ठीक है, चलो। सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जीनोम, जीनोम का जो प्लॉइडी होता है, प्लॉइडी जिसको नहीं पता है, आगे वर्ड बहुत यूज होने वाला है। प्लॉइडी इज नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज प्लॉइडी। तो आप मुझे बताओ कि जीन्स की प्लॉइडी क्या होती है? जीन्स की प्लॉइडी होती है आपकी हैप्लॉइड। क्या होती है? हैप्लॉइड। ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जीन्स हमेशा हैप्लॉइड नेचर में होते हैं। उनमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ आया?
ये हमारा अभी बेसिक था, डिवीजन क्यों हो रहा है, रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है और ग्रोथ कैसे हो रही है। चलो यहां तक हमारा हो गया। अब देखते हैं हम सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। पहले एक बार मेरे साथ एक फ्लो चार्ट देख लो, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। सेल साइकिल, सेल साइकिल में दो फेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो फेज? एक होता है आपका इंटरफेज, दूसरा आपका होता है एम फेज, या फिर इसको यहां से इरेज करते हैं, हम एक ब्लैंक पेज में देखेंगे। देखो ये है आपकी सेल साइकिल। सेल साइकिल के दो पार्ट हैं, इंटरफेज और दूसरा कौन सा है आपका एम फेज। एम फेज या फिर माइटोसिस फेज, ठीक है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज। और एम फेज को हम बोलते हैं एक्टिव फेज। क्या बोलते हैं? एक्टिव फेज। एक्टिव फेज जो आपका इंटरफेज होता है, रेस्टिंग फेज, उसमें फर्दर 3 सब डिविजन्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी? G1, S, G2, G1S और G2। G1 और G2 याद रखना। G क्या हो रहा है? ग्रोथ। क्या हो रही है? ग्रोथ। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। आते हैं हम एम फेज पर। एम फेज में 2 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी साइटोकाइनेसिस। अब इतने बड़े बड़े से वर्ड बता दिए, जिसको नहीं पता है वो देखो। कैरियोकाइनेसिस इज कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस डिवीजन होता है तो उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस के कंटेंट क्या होता है? न्यूक्लियस के कंटेंट डिवाइड। न्यूक्लियस के कंटेंट डिवाइड होते हैं। और साइटोकाइनेसिस, साइटो से पता चल रहा ना, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट में। क्या क्या है ये? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस होता है। ये है आपका पूरा सेल साइकिल का एक फ्लो चार्ट कि सेल साइकिल कैसे हो रही है। G1, S, G2, फिर उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। समझ आई ये चीज? आओ एनसीईआरटी देखते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। द सीक्वेंस ऑफ event by which cell duplicates its genome मतलब genes, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into daughter cell is cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase, अभी बताया cytoplasm का division is a continuous process. cytoplasm continuous divide करेगा तभी तो अंदर growth होगी। DNA synthesis only occur at one specific stage in cycle। अभी हमने देख लिया है कौन सी स्टेज है वो, S फेज। DNA synthesize कब होगा? S
सिंथेसाइज एस फेज में। The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series or event during cell division. These events are under genetic control. किसके कंट्रोल में होते हैं ये इवेंट्स? जितना भी ये प्रोसेस होगा ये किसके? जीन के कंट्रोल में, जीनोमिक कंट्रोल में होता है। इसमें आपका जो क्रोमोसोम कंटेंट होता है, याद रखना पूरी सेल साइकिल में क्रोमोसोम कंटेंट मतलब N सेम रहता है और डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। मतलब अगर डीएनए का कंटेंट हम C से कैलकुलेट करते हैं, G1 फेज में 16 है तो डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट होगा S फेज में, तो S फेज में रेप्लिकेट होगा तो कितना हो जाएगा वो 32। तो G2 फेज में कितना होगा 32। ठीक है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आना चाहिए, सब समझ आ गया होगा। ये हमने इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है। इसके बाद हम चलते हैं अपना फेजेस ऑफ सेल साइकिल पर। फेजेस ऑफ सेल साइकिल मतलब सेल साइकिल के अलग अलग फेज। अभी हमने देखा सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज, एक एम फेज, माइटोसिस फेज। ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है, जिसमें G1 से G2 क्या होगा, ये इंटरफेज। इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज। बेसिकली इसको रेस्टिंग क्यों बोलते हैं, कोई सेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा काम ही यहाँ होता है। 95% टाइम सेल इंटरफेज में रहता है, सिर्फ 5% ऑफ द टोटल टाइम आपका एम फेज में होता है सेल। इंटरफेज में आपका तैयारी हो रही है, काम करने से पहले की तैयारी। आप ऐसा होता है कि एग्ज़ाम सीधा लिखने चले जाएं, एग्ज़ाम से पहले आप तैयारी भी करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद अपना सामान लगाते हैं, अपनी चीज़ें रखते हैं। कल जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जाने से कैसे जाएंगे, कैसे बैठेंगे, क्या हमारी चीज़ें होनी चाहिए, उस सब की प्रिपरेशन करते हैं। तो इंटरफेज एक प्रिपरेटरी फेज है, मतलब प्रिपरेशन हो रही है सेल के डिवीजन के लिए। जो जो सेल के डिवीजन के लिए चीज़ें चाहिए होंगी इंटरफेज में वो सब बनती हैं। एम फेज एक्टिव फेज, एम फेज इज एक्टिव फेज। यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन हो रही है। पेपर की तैयारी कितना ही कर लो, घर बैठ के पेपर नहीं दिया जा सकता। पेपर देने के लिए आपको जहाँ टारगेट है वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। एम फेज आपका वही फेज है जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं, जहाँ पे आप एग्जाम लिख रहे हैं। तो आपको एग्जाम के टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिवनेस दिखानी है। आप एग्जाम टाइम में इनएक्टिव नहीं हो सकते, इसीलिए एम फेज इज मोस्ट एक्टिव फेज। आपको ये जो फेज दिख रहा होगा G0, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखते हैं G1, S और G2 फेज। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल मतलब हमारा यूकैरियोटिक सेल is illustrated by human cell in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. हर एक 24 घंटे में हमारा सेल डिवाइड करता है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and from a cell type to cell type. मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर 24 घंटे लग रहे हैं तो हर सेल्स में 24 घंटे ही लगे डीएनए रेप्लिकेशन में, उसकी ग्रोथ में, उसके डिवीजन में। सेल के हिसाब से डिवीजन टाइम चेंज हो सकता है। यीस्ट क्या है, यूकैरियोटिक। यीस्ट यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर। यीस्ट यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, जिसको कि 90 मिनट्स लगते हैं डिवीजन में। ह्यूमन में 24 लग रहा था, मतलब 23 वो इंटरफेज में होगा और 1 घंटे के लिए वो एम फेज में होगा। अब इसका 90 मिनट्स का 95% आपका इंटरफेज में रहेगा और 5% आपका किस में रहेगा, एम फेज में। यीस्ट कितने टाइम में डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन आया था, PYQ है, याद रखने की चीज। द सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेजेस एंड एम फेज, माइटोसिस फेज। हो गया। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेजेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। ऐसे समझो, ये है G1, S, G2, ठीक है, ये है M। एक सेल यहाँ से प्रिपेयर होता है और एम फेज में जाके डिवाइड करता है। ये एक सेल था, यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया, ठीक है।
अब ये सेल फिर से गया इंटरफेज में, फिर एम फेज में आके फिर डिवाइड कर गया। मतलब कि इंटरफेज क्या है, पहले एम फेज और दूसरे एम फेज के बीच का टाइम, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का टाइम उसका इंटरवल होता है इंटरफेज, जिसमें सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीजन के लिए। यही इसने यहां लिख दिया है। एम फेज डायनेमिक फेज होता है, कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, डायनेमिक फेज। इंटरफेज आपका प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेशन हो रही है। It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of human cells, cell division properly lasts only for an hour. ये हमने इसके ऊपर देख लिया। Interphase lasts for more than 95% of duration of cell. ठीक है। M phase start with the nuclear division, जिसे हम बोलते हैं karyokinesis. Nuclear division is karyokinesis. अभी हमने देखा corresponding to the separation of daughter chromosome and usually ends with division of cytoplasm. Cytokinesis. The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing cell growth, DNA replication. Cell growth कहाँ होगी? G1 and G2 में. DNA replication S phase in orderly manner. हमने एक ओवरव्यू देख लिया, साइकिल के फेजेस देख लिए हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आपको भी बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, ताकि कल जब मैं सेल डिवीजन शुरू करूं तो आपको दिक्कत ना आए उसमें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये आपका चैनल है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं समझनी है। जो भी चीज़ नहीं आ रही है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिसको भी एक बेसिक नॉलेज भी नहीं है, आपका कोई फ्रेंड है 12th में पढ़ रहा है, किसी भी क्लास में कहीं भी उसको इस चीज़ में दिक्कत है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इससे आगे शुरू करने के लिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप मोटिवेटिंग, कीप हाइड्रेटिंग, क्योंकि मेहनत है तो एम्स है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल। आपको रोज एक क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका 360 ऑन 360 लाने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप मेरे साथ इस जर्नी में चलिएगा, ताकि आपको अपने ऊपर फक्र महसूस हो सके कि आपने मेहनत करके एम्स हासिल किया है। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं।